हेलो दोस्तों, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक्स आर्मी ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, योगा टीचर, लाइफ कोच और माइंड कोच आज आपसे बेहद खास और ज़रूरी विषय आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर बात करने जा रहा हूं। आप में कोई पहले से ही स्थापित स्पीकर हो या कोई ऐसा हो जो कि लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हुए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो यह सेशन आप सबके लिए है। अगले 20 मिनट में हम इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के मुख्य सिद्धांतों की प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे और आपकी इस स्किल को चमकाने के प्रैक्टिकल तरीकों को एक्सप्लोर भी करेंगे। राइट, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्कूल टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बुरा स्पीकर था। क्लास 9th में जब मैं पहली बार एक स्पीच रटकर मंच पर गया तो गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी गाड़ी बस यहीं तक चल पाई। इसके बाद मेरे पैर जो हैं वो थर 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 कांपने लग गए। आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छाने लगा और दिमाग में एकदम सन्नाटा भर गया। मैं 2 मिनट तक दोस्तों ऐसे ही खड़ा रहा। फिर हमारे एक टीचर ने 2 स्टूडेंट्स को ऊपर भेजा और मुझे सहारा देकर ग्रीन रूम में ले जाया गया। कितनी बेइज्जती मुझे लगी मैं बता नहीं सकता हूँ। आज भी याद करता हूँ तो खून जम जाता है। लेकिन 6 महीने प्रैक्टिस के बाद कट टू एनसीसी कैंप, नेशनल कैंप में अपनी स्पीच के कारण ही उत्तर प्रदेश की जूनियर डिवीज़न का बेस्ट कैडेट चुना गया और मैंने बाद में 1985 में जूनियर डिवीज़न से रिपब्लिक डे कैंप भी अटेंड किया। वहाँ मैं ऑल इंडिया कमांडर भी बना। तो चलो हम बात शुरू करते हैं। जैसे मैंने सुधारा वैसे ही आप भी सुधार सकते हैं, पर ज़रा जाने तो सही कि सुधारना क्या क्या है, अच्छी स्पीच के लिए चाहिए क्या क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट और स्किल दोनों है। राइट, किसी भी दूसरी आर्ट की तरह इसमें पारंगत होने के लिए भी आपको लगातार प्रैक्टिस करने, समर्पण से उसे सीखने और उसमें बेहतर होने की इच्छा रखने की ज़रूरत है। इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा किए बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाए? पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का एक बहुत बढ़िया तरीका स्ट्रक्चर्ड रिहर्सल का है। इसमें आपको जो बोलना है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। सबसे पहले तो आप जो भी बोलने वाले हैं उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं, उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, उन्हें एक तार्किक सीक्वेंस देकर एक खाका तैयार कर लें। उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच को ऊंची आवाज़ में देने का अभ्यास करें। बेहतर होगा कि इसे रिकॉर्ड भी कर लें ताकि आपको पता चले कि कहाँ आपका फ्लो गड़बड़ हो रहा है। जहाँ जहाँ टोन में, बोलने के पेस में या बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ दिखे, वहाँ वहाँ आप एडजस्टमेंट करके अपनी गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं और अपनी स्पीच को और अच्छा बना सकते हैं। राइट, बॉडी लैंग्वेज की भूमिका याद रखें दोस्तों। आपकी स्पीच को प्रभावशाली बनाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अहम भूमिका निभाती है। एक तरह से वही आपके ऑडियंस पर प्रभाव को तय करती है। इसलिए थोड़ा कंधे खोल के खड़े हों, एकदम सीधे रहें, आगे न झुकें और अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए चेहरे पर जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करें। राइट, अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए और ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए उनके साथ आई कांटेक्ट, आंख मिलाने का काम भी करते रहें। बीच बीच में आपकी नज़र सर्च लाइट की तरह सामने बैठे ऑडियंस के एक छोर से दूसरे छोर तक जानी चाहिए। राइट, जब आप आंख मिलाकर दोस्तों बोलते हो तो सुनने वाला आपसे कनेक्टेड महसूस करता है। राइट, जब वो कनेक्टेड महसूस करता है तो और भी ध्यान से सुनता है। अपने ऑडियंस को जानो दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में कुछ बुनियादी बातें पता हों। आप अगर अपने ऑडियंस को नहीं जानेंगे तो उन्हें प्रभावित, इम्प्रेस कैसे करेंगे? थोड़ा समय निकालकर उनकी रुचियों, उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रीफरेंसेस और वे आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पहली प्राथमिकता देता है। एक पब्लिक स्पीकर के रूप में आपकी ज़रूरत ऑडियंस को प्रभावित करना है, जबकि ऑडियंस की ज़रूरत क्या है? आपसे कुछ जानना,
आपसे कुछ सीखना है। आप उन्हें प्रभावित तभी कर पाएंगे जबकि आप उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे, उन्हें कुछ सीखने का मौका देंगे, राइट। घबराहट कैसे कंट्रोल करें? चलिए अब ज़रा अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की बात करते हैं। पब्लिक के सामने बोलते हुए थोड़ा नर्वस होना बहुत नेचुरल है, लेकिन ऐसे तरीके हैं दोस्तों जिनसे आप अपनी घबराहट को दूर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी सांस पर ध्यान दो या बॉडी को महसूस करो, माइंडफुलनेस में ऐसे जैसे महसूस करते हैं, तो इतने भर से भी आप पाओगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौट आया है। आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीकों और विजुअलाइजेशन दोनों पर ही मैं डेडिकेटेड वीडियोज बना चुका हूं और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ गो एंड वॉच देम फर्स्ट, क्योंकि उनको देख के आपको बहुत बेसिक जानकारियाँ और भी मिलेंगी। यहाँ मैं एक बार फिर से विजुअलाइजेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपको अपनी स्पीच को सफल बनाने के लिए कैसे इस टेक्निक का उपयोग करना है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन टेक्निक अपने में बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। आपको रात को सोने से पहले आंख बंद करते ही खुद को स्पीच देते हुए देखना है, बंद आंखों से, राइट। कल्पना शक्ति से आप जिस प्रभावी तरीके से स्पीच देना चाहते हैं, जैसी बॉडी लैंग्वेज और जैसा कॉन्फिडेंस के साथ आप स्पीच देना चाहते हैं, आपने उस सब को विजुअलाइज करना है। आपकी स्पीच सुनते हुए ऑडियंस पर जैसा प्रभाव पड़ते देखना चाहते हैं आप, वह भी आपको विजुअलाइज करना है। और अंत में स्पीच खत्म होने के बाद ऑडियंस से तालियों की जैसी गड़गड़ाहट सुनना चाहते हैं, उसे भी आपको विजुअलाइज करना है, राइट। विजुअलाइज करके सुनना है। जब आप यूं विजुअलाइज करते हैं दोस्तों, तो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर दर्ज हो जाता है और ऐन समय पर, यानी जबकि आप स्पीच देने के लिए मंच पर जाते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसी तस्वीरें उसके पास भेजी गई होती हैं, रियलिटी को उन तस्वीरों के मुताबिक ही वो अनफोल्ड करने की कोशिश करता है और आप एक्चुअली एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्पीच देते हुए दर्शकों की तालियों की वास्तविक गड़गड़ाहट से अभिभूत होते हैं, राइट। जो कुछ आपने विजुअलाइज किया था वह वास्तविकता बनकर आपके सामने अवतरित होता है, रियलिटी बन के आपके सामने आता है। ये जादू नहीं दोस्तों, साइंस है। रात को सोने से पहले अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत है, तो घर के किसी शांत कोने में ध्यान में बैठकर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। ऑडियंस के लिए ऑथेंटिक बनो। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस को आप बहुत जेन्युइन लगो। याद रखो कि ऑडियंस को इंगेज करने के लिए ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना जेन्युइन हुए, बिना सिंसियर हुए और जिस भी विषय पर आप बात करना चाहते हो या बात करने वाले हो, उसे लेकर पैशनेट हुए बिना आप पब्लिक का मन नहीं मोह सकते। आप ही में जोश नहीं होगा तो सुनने वालों में जोश कहाँ से आएगा। सुनने वालों से कनेक्ट बनाने के लिए कुछ निजी किस्से सुनाए जा सकते हैं और ऐसी कहानियाँ जो उनके साथ मानवीय स्तर पर, ह्यूमन लेवल पर रिलेट करती हों। इसके लिए आपको एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग ही आपको दर्शकों, श्रोताओं के साथ ज़्यादा जोड़ेगी और आपका अच्छा रेपो बनाएगी। जहाँ पर आपको अपनी कमज़ोरी या अपनी कम नॉलेज का एहसास हो दोस्तों, तो उसे दिखाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि तब आप नकली और फुअर नहीं लगते, बल्कि असली और जेन्युइन लगते हो। वह आपकी सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज हो या आपकी उसे लेकर अंडरस्टैंडिंग, आप ज़रा भी नकली बनते हैं, झूठे बनते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ में छिपा लो कॉन्फिडेंस और आपकी हकलाहट ही सच्चाई को बयान कर देती है, सच्चाई को सामने ले आती है। कोशिश करें कि आप ज़रा भी दिखावा न करें, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़े और आपको पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में एक प्रभावी शख्सियत के रूप में पहचाना जाने लगे, राइट। स्टोरी टेलिंग का हुनर सीखें। दोस्तों, ऑडियंस के दिलो दिमाग पर कब्जा करने के लिए स्टोरी टेलिंग एक ज़बरदस्त टूल है। अपना नैरेटिव ऐसा क्राफ्ट करें, ऐसा बनाएं जो आपकी मुख्य बातों को, आपकी की पॉइंट्स को सामने लाए और ऑडियंस की भावनाओं, उनके इमोशंस को जगाए,
राइट। अपने सुनने वालों के दिमाग में एकदम जीवंत तस्वीरें बनवाएं, उनके भीतर सेंसरी रिएक्शंस पैदा करें। स्टोरी टेलिंग में होता ही यह है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक ऑडियंस को बांधे रखते हो। इंट्रोडक्शन ही ऐसा दो कि शुरू में ही ऑडियंस आपकी बातों की गिरफ्त में आ जाए। इस बात का ख्याल रखें कि आप एक नियत पेस, कांस्टेंट पेस यानी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में सस्पेंस और टेंशन भी क्रिएट कर रहे हैं। बेहतर होगा कि स्टोरी टेलिंग में आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो सब मज़ेदार हों और वे मज़ेदार बातें भी करें, दिलचस्प बातें भी करें। इन चरित्रों को जीवंत बनाने के लिए आपको डायलॉग्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन डायलॉग्स को बोलते हुए अभिनेताओं की तरह अगर आप भी अपनी आवाज़ में आरोह अवरोह यानी थोड़ा उतार चढ़ाव ला पाएँ, अपने चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की जेस्चर्स और पोस्चर्स में भी थोड़ा बदलाव लाते रहें, तो यह सब स्टोरी टेलिंग के डायनामिक्स को क्या करता है, बढ़ा देता है और ऑडियंस को बांध कर रखता है। राइट। रिहर्सल करने का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कोई खिलाड़ी देखा है जो बिना प्रैक्टिस के बड़ा खिलाड़ी बन गया? क्या आपने कोई गायक देखा है या सुना है जो बिना रियाज के गायक बन गया? इसी तरह अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको रिहर्सल तो करनी ही होगी। जितना आप रिहर्सल करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। अपनी स्पीच को तब तक रिहर्स करें जब तक कि उसे बिना प्रयास के न देने लगें। जिस विषय पर बोल रहे हैं उसकी नॉलेज के साथ कोई समझौता न करें, क्योंकि रटी हुई स्पीच में वो बात नहीं होती जो मन से दी गई स्पीच में होती है। दोस्तों, इसको ये एक सबसे बड़ा मंत्र, इसको याद रखें। नॉलेज होगी तभी आप स्पीच से खेल पाओगे, वैसे ही जैसे कि एक फुटबॉल का धुरंधर खिलाड़ी बॉल से खेलता है। राइट। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के अंत में आ गया हूँ। इस बात को जान लें कि प्रैक्टिस और समर्पण, डिवोशन, राइट, प्रैक्टिस और डिवोशन के साथ आप पब्लिक स्पीकिंग की कला को बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं और इसमें आप उस्ताद भी बन सकते हैं, माहिर भी बन सकते हैं। मैंने ऊपर जो बातें बताई हैं, अगर आप उन पर ध्यान दो, उनका अभ्यास करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, तो कोई वजह नहीं कि आप अपने सामने बैठे लोगों को अपनी पावरफुल स्पीच से मंत्र मुग्ध न कर दो। राइट। मेरी बातें अगर आपको काम की लगी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल से 10 मिलियन युवाओं को जोड़ने की मेरे मिशन में मेरे सहायक बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में सवाल हो कमेंट बॉक्स में बेधड़क होकर पूछें। किसी विषय में आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं तो वो भी लिख के दें। एक बात का हमेशा ख्याल रखें दोस्तों कि हमेशा वर्तमान क्षण में जीना है, क्योंकि वहीं से जिंदगी प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। वहीं बने रहें, अतीत और भविष्य में न भटकें, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।